नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी उथल पुथल। जी हां दोस्तों, आपको अपने चैनल पर हम लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका जैसी होने वाली है। श्रीलंका में आपको याद होगा कि राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था, वही स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है और वो अब सच होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त खून खराबा यहाँ पर हुआ है, गोलियां चली हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गोली लगी है और आपको बता दें कि खुद घायल हो गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में उथल पुथल के बीच यहां पर राजनाथ सिंह ने फिर से कर दिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान। कहा पीओके पर धैर्य रखे, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन से पहले गरजे राजनाथ सिंह। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पीओके में मचा तहलका, चीन में भगदड़, पाकिस्तान में स्थिति खराब और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान में तहलका मच गया है। क्या बयान दिया है आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इमरान खान पर हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की घटना पर करीब से हम रखे हुए हैं नजर। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने कर दिया नाकाम, 3 पाकिस्तानी आतंकियों को कर दिया ढेर। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अपने चैनल पर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका जैसी होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है पाकिस्तान। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन पर कातिलाना हमला हुआ है और खुद घायल हो गए हैं इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक रैली के दौरान फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में इमरान खान घायल हो गए हैं, उनके पैर में गोली लगी है। लाहौर के अस्पताल में उनका इलाज जारी है और उनके अलावा 9 और लोग इसमें घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी सरकार से और सेना से दोनों से लगातार टक्कर ले रहे थे इमरान खान। इसी के साथ इमरान खान ने इतना तक कह दिया था कि अगर मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दो, मैं किसी से नहीं डरता। और इसी के साथ जो लॉन्ग मार्च के नाम पर एक शांतिपूर्ण मार्च की बात कह रहे थे इमरान खान, उन्होंने भी अपने सुर बदल लिए थे और वो कह रहे थे कि खून खराबा हो सकता है। और दोस्तों, वो हो भी गया है, उनकी रैली में गोलियां चली हैं और खुद इमरान खान को किसी ने गोली मार दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर यहाँ पर राजनाथ सिंह ने दे दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बोले कश्मीर को लेकर धैर्य रखें, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर बेहद अहम बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें पीओके को लेकर धैर्य रखना चाहिए क्योंकि भाजपा जो कहती है वो अवश्य करके दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में एक नहीं 6 मेडिकल या फिर खोले जा चुके हैं या खुलने की तैयारी में है, यहाँ एम्स भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस देश के लोग अच्छी प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं कि पहले की सरकारों ने क्या किया और मौजूदा सरकारें क्या कर रही हैं। कांग्रेस आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक सत्ता में रही है, मगर सिर्फ 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी ने ही हिमाचल प्रदेश को महत्व दिया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज यदि भारत वैश्विक मंच पर कुछ कहता है तो बाकी के देश ध्यान से ये सुनते हैं कि भारत क्या कह रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में दुनिया भर में बढ़ी है देश की प्रतिष्ठा? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान में मचा तहलका और चीन में मची भगदड़। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की एक मीटिंग में चीन को जमकर ताड़ लगाई है और ये मीटिंग चीन की तरफ से ही आयोजित की गई थी। जयशंकर ने मीटिंग में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने चीन पर हमला बोला है और इसी के साथ पीओके को लेकर के भी बड़ा बयान दे दिया है यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिसके बाद न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन में भी भगदड़ मच गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर सेना द्वारा भी कहा गया है कि हमें सरकार के आदेश का इंतजार है। एक बार सरकार ने आदेश दिया उसके बाद सेना पीछे मुड़ के नहीं देखेगी और पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत की सीमा के अंदर होगा और भारत की सरकार के कब्जे में होगा। और दोस्तों इसी को लेकर के एक ऐसी खबर आ रही है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने धैर्य रखने की बात कही है तो वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर ने एससीओ की मीटिंग में पीओके को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों को जमकर लताड़ लगा दी है। और इसी के साथ जो वहां पर अवैध तरीके से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर के भी जमकर हमला बोला है जयशंकर ने, चीन पर भी और पाकिस्तान पर भी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में ही अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करना जरूरी है, लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान पर हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान की घटना पर करीब से रख रहे हैं नजर। जी दोस्तों, पाकिस्तान के वजीराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो घटना अभी हुई है हम उस पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस घटनाक्रम पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान के हालिया संयुक्त बयान में भारतीय केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के बारे में कई अवांछित संदर्भ और हमने ऐसे बयानों को लगातार खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग में से है और रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर चीन और पाकिस्तान को लगातार विरोध और चिंताओं से अवगत कराया क्योंकि इससे भारत के संप्रभु क्षेत्र में परियोजनाएं शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जवानों ने कर दिया ढेर। जी दोस्तों, पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दिगवार सेक्टर में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं और इसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है और पूरे दिगवार सेक्टर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सेना के सतर्क जवानों ने वीरवार को पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के साथ कुछ लोगों की संदिग्ध हरकत देखी और वो नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सतर्क जवानों ने उन्हें चेतावनी देते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने जवानों पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में घुसपैठिए मारे गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। उसके पास से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल और विस्फोटक सामग्री मिली है। इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी इलेक्शन 2022, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का बयान, बोले गुजरात में फिर बनेगी डबल इंजन की भाजपा सरकार। जी दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया और दावा किया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में फिर से भारी बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद एक ट्वीट में नड्डा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से लोगों के लिए काम करती आई है। नड्डा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ भाजपा काम करेगी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात चुनाव में बनने जा रही है फिर से डबल इंजन की भाजपा सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2 दिन में 4 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और शनिवार को उनकी सोलन और मंडी में तो 9 नवंबर को 2 अन्य इलाकों में रैली होगी। दूसरे विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में
में भी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। भाजपा उत्तराखंड की तरह ही प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर चुनावी रणनीति तैयार की गई है और पार्टी उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी हर चुनाव में सत्ता में बदलाव के ट्रेंड को बदलना चाहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग। विधानसभा चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को होंगे घोषित। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी और नतीजों का ऐलान हिमाचल विधानसभा इलेक्शन के परिणाम के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले पुल की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 4000 करोड़ की लागत आने का है अनुमान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले सुआलकुची पलासबारी पुल की आधारशिला रखेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान किया है और उन्होंने गुरुवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र पर सुआलकुची पलासबारी पुल की नींव रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री बोले खत्म हो गई है घोटालों की गुंजाइश। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जा रहा है जोर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जिन्होंने अपना जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों से हम भय और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का काम कर रहे हैं। हम नवीनतम तकनीक अपनाकर सुविधाओं में सुधार और आत्मनिर्भरता करके ऐसा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को गलत हाथों में जाने से बचाया गया है। मोदी ने आगे कहा कि घोटालों की गुंजाइश भी अब खत्म हो गई है। आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई मिशन मोड पर शीघ्रता से खत्म हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार का बड़ा एक्शन, 40,000 कंपनियों पर लटकेगा ताला, पाई की होगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने मुखौटा कंपनियां यानी कि डॉर्मेट कंपनियों यानी कि निष्क्रिय कंपनियों के खिलाफ यहां पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है और सरकार के निशाने पर 1-2 नहीं कुल 40,000 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। दरअसल कॉर्पोरेट मंत्रालय ने 40,000 से ज़्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है। इनमें सबसे ज़्यादा कंपनियां दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं और इन दोनों राज्यों में 7500 से अधिक मुखौटा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों की छटनी की है जिनका कारोबार 6 महीने से निष्क्रिय रहा है और ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन पर कार्रवाई की भी तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इन मुखौटे कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों का इस्तेमाल गलत तरीके से विदेश पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है, यानी इन कंपनियों में काली कमाई का जमकर इस्तेमाल होता है। बता दें सरकार लगातार ऐसी कंपनियों को चिन्हित कर कार्रवाई करती है और बीते साल भी ऐसी ही हजारों कंपनियों पर गाज गिराई गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पर चीन की हर चाल होगी नाकाम, सीमा पर भारत की तैयारी से थर्राया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा यानी एलएसी पर तैनात भारतीय सेना के जवान पहले से ज्यादा तेज तर्रार होंगे। भारत चीन सीमा पर पहरा दे रहे भारतीय सैनिकों को अब बिना हथियार के लड़ने में ज्यादा सक्षम बनाने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि बिना हथियार यानी निहत्थे युद्ध या हाथ से हाथ मिलाकर विरोधी से मुकाबला करना। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए मॉड्यूल में जवानों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऑर्डर मिलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेगी सेना। राजनाथ सिंह के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले बयान पर सेना ने दिया यह बड़ा बयान। जी दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर से पाकिस्तान का कब्जा हटाने के लिए सेना ने यह ऐलान किया है। जी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। और उनके इस बयान के बाद चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने कहा कि सेना को जो भी आदेश दिया गया है उस पर कार्रवाई करने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर में कोर मुख्यालय में एक बातचीत के दौरान 15 कोर के जनरल ऑफिसर
कमांडिंग ने कहा कि हम अपनी पारंपरिक क्षमताओं को सुधार रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब कभी इसकी आवश्यकता हो तो हम पीछे मुड़कर ना देखें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लगातार घुसपैठ कर रहा ड्रैगन। ताइवान ने सीमा के करीब 8 चीनी सैन्य विमानों और 3 नौसैनिक जहाज़ों को किया ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने अपने देश की सीमा पर 8 चीनी सैन्य विमान, 3 नौसैनिक जहाज़ों को ट्रैक किया है और ताइवान ने PLA की विमानों और जहाज़ों की निगरानी के लिए विमान, नौसैनिक जहाज़ भेजे और ज़मीन पर आधारित मिसाइल ट्रैकिंग प्रणालियों का इस्तेमाल किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को शाम 5 बजे तक ताइवान के आसपास 8 चीनी सैन्य विमानों और 3 नौसैनिक जहाज़ों को ट्रैक करने की सूचना दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। अवंतीपोरा मुठभेड़ में मुख्तार अहमद भट्ट समेत 3 आतंकियों को कर दिया ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, जिनमें लश्कर का मुख्तार अहमद भट्ट भी शामिल है और इसके अलावा पुलवामा हमले में शामिल सकलैन मुश्ताक को भी जवानों ने मार गिराया है। वहीं मारा गया तीसरा आतंकी मुशफिक पाकिस्तान का नागरिक है। 3 आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। आतंकियों के पास के AK-47 राइफल और गोलियां बरामद हुई हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मुख्तार अहमद भट्ट द रेजिडेंट फ्रंट का कमांडर था और ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और ये पुलवामा के आसपास के इलाकों में काफ़ी समय से सक्रिय रहा है। तो दोस्तों, बड़े हमले की योजना बना रहे थे ये आतंकी और इनको ढेर कर दिया गया है भारत के जवानों द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी ने खींच दी बड़ी लकीर। कहा 2047 तक विकसित देश बन जाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत 25 साल में यानी साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बारे में बताया और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को पाने में निवेश एक अहम रोल निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश का मतलब समावेश में निवेश करना, लोकतंत्र में निवेश करना, दुनिया के लिए निवेश करना और एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित ग्रह के लिए निवेश करना है। इस इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करके ही विकास के ऊंचे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसी की हिम्मत नहीं जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। लद्दाख में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के गोरेगांव नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्षा, यातायात और ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया और इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें उनसे कई तरह के सवाल किए गए। लद्दाख में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से सवाल किया गया कि लद्दाख में चीन पक्की सड़क और टेंट निर्माण कर रहा है। चीन ने 5 मीटर चौड़ी एक सड़क को 13 मीटर कर दिया है। चीन सीमा के करीब लगातार टेंट और शेल्टर की संख्या बढ़ रहा है और इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि कई चीज़ों पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन भारत जल, थल, नभ और मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे है। किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख सके। कोई ऐसा काम करता है तो भारत उत्तर देने के लिए सक्षम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा कल जारी करेगी घोषणा पत्र। अमित शाह और JP नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। जी हाँ दोस्तों, BJP अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और पार्टी सूत्रों ने बताया कि नड्डा 4 नवंबर को शिमला में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस बीच भाजपा ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के दिग्गज सूबे में लगातार सभाएं कर रहे हैं और बुधवार को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने धर्मशाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के अंदर वोट उसी को देना चाहिए जो जनता के काम का हिसाब भी दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान का नापाक खेल दुनिया भर के खालिस्तान समर्थकों को कर रहा है एकजुट। भारतीय सिखों को बना रहा है कट्टरपंथी। जी हाँ दोस्तों, भारत में आतंक फैलाने व कट्टरपंथों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान अब खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की मदद ले रहा है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए ये दुनिया भर के सिख अलगाववादियों को एकजुट कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ISI ने लाहौर में खालिस्तानी आतंकियों के साथ कई गुप्त बैठकें की। इनमें भारत के पंजाब प्रांत में अशांति फैलाने की नई साजिशों का ताना बाना बुना गया। इस साजिश में पाकिस्तान
पाकिस्तान दुनिया भर में स्थित अपने दूतावासों की भी मदद ले रहा है। पाकिस्तान दूतावासों से कहा गया है कि वो खालिस्तानी अलगाववादियों व आतंकवादियों को एकजुट करे, उन्हें पैसा और हथियार मुहैया कराकर पंजाब में गड़बड़ी फैलाने के लिए उकसाए और इसके लिए आईएसआई ने खालिस्तान घोषणा पत्र नाम से साजिश तैयार की हुई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की नई योजना के तहत खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह ने भारत में चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए लाहौर स्थित गुरुद्वारे में शरण ले रखी है और खुफिया जानकारी के अनुसार 1984 में श्रीनगर लाहौर फ्लाइट के कथित अपहरणकर्ता को लाहौर के पंजा साहिब गुरुद्वारे में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मिलते देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में भी तेज हुई पूर्ण राज्य की मांग, एकजुट हुई पार्टियां, लेह और कारगिल में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलग केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग तेज हो गई है। यहाँ लेह और कारगिल के लिए अलग से लोकसभा और राज्यसभा सीट और रोजगार को लेकर प्रदर्शन किए गए हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह ने संयुक्त रूप से जुलूस और प्रदर्शन का आयोजन किया और इन दोनों ने शेरिंग दोरजे और नसीर मुंशी के नेतृत्व में एक कोर कमेटी बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जल्दबाजी में सख्त कदम उठाना अर्थव्यवस्था के लिए पड़ सकता है महंगा, शक्तिकांत दास का बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अपनी नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि अगर समय से पहले ब्याज दरों को सख्त करना शुरू कर दिया होता तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि नीचे की ओर मुड़ जाती। दास ने बुधवार को यहां बैंकरों के वार्षिक FIBS सम्मेलन में मुद्रास्फीति लक्ष्य से चूकने के लिए आलोचना के बीच ये कहा। दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में मजबूत और आशावाद की कहानी के रूप में देखा जा रहा है और मुद्रास्फीति के अब नरम होने की उम्मीद है। ये स्वीकार करते हुए बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय बैंक अपने प्राथमिक लक्ष्य से चूक गया। दास ने कहा कि प्रति तथ्यात्मक पहलू की भी सराहना करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमने जल्दी सख्त या आक्रामक रुख अपनाया होता तो ये निर्णय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महंगा पड़ता और ये इस देश के नागरिकों के लिए भी महंगा होता और हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। दास ने कहा कि हमने ब्याज दरों को आक्रामक रूप से नहीं बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित होने से रोका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 अंडरग्राउंड तहखानों का सर्वे किए जाने की मांग, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में अब 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जी दोस्तों, वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में 2 तहखाने के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और इसमें मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित की गई है। अदालत ने पिछले महीने मस्जिद समिति पर समय पर इस प्रार्थना पर आपत्ति दर्ज नहीं करने पर जुर्माना लगाया था और मामले में पक्षकार बनने के लिए 4 लोगों की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। पांडे ने कहा कि जिन लोगों ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा शामिल थे।